हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट में एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ दोस्तों आपके सामने फिर हाजिर हैं और आप सभी को अपडेट बताएं इससे पहले आप सभी को आज राजस्थान वैकेंसी अपडेट चैनल की ओर से होली एवं रंगों के त्योहार धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। तो चलिए साथियों, बिना देर के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साथियों, जो अपडेट सामने आ रही है, बहुत बड़ी भर्ती आई है साथियों। आपको बता दें कि कुल पद यहाँ पर 4000 प्लस यहाँ पर पद संख्या है और वेतन आपका 27000 प्लस यहाँ पर वेतन बताया गया है। क्या है योग्यता, कब से शुरू होंगे फॉर्म, किस वर्ग की कितनी है पोस्ट, उम्र सीमा 40 वर्ष, क्या है आवेदन शुल्क, क्या है चयन प्रक्रिया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर आपको यहाँ पर पूरा बताया जाएगा। तो चलिए साथियों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास ही में जो बेल आइकन का निशान है, जो घंटा का बटन, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज के रेगुलर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में पहुंचते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए। तो चलिए साथियों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। खंड फेज सेकंड गोमती नगर। तो ले चलते हैं आपको सीधा नीचे विज्ञापन की ओर। ये देखिए साथियों, विज्ञापन संख्या 2 कि आप देख पा रहे होंगे, तकनीशियन लाइन के लिए ये जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत समूह ग की रिक्तियों हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक ऑनलाइन लिखित परीक्षा CBT के द्वारा तकनीशियन लाइन हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आमंत्रित किए जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे साथियों, मतलब यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं रखने वाले भारतीय नागरिकों से। सबसे पहले स्पष्ट तौर पर उल्लेख कर दिया है साथियों कि यहाँ पे आपको भारतीय नागरिक यहाँ पर दे दिया गया है, तो मतलब पूरे भारत के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन वहाँ उत्तर प्रदेश के निवासी ही वहाँ की रिक्तियों पर आवेदन कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे भारत सरकार मतलब संपूर्ण राज्यों के जो यहाँ पर शैक्षणिक अर्हताएं बताई गई हैं, वो मतलब कि क्वालिफिकेशन उनको यदि पूरा कर रहे हैं और आप किसी भी स्टेट के हैं भारत के, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं और वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे ले चलते हैं आपको। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत रिक्तियाँ, पद कोड 219, पद का नाम तकनीशियन लाइन, अनारक्षित की यहाँ पर 2052 विज्ञप्ति है, मतलब वो वैकेंसी हैं, रिक्तियाँ हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1107 और अनुसूचित जाति के लिए 861, अनुसूचित जनजाति के लिए 82 और कुल रिक्तियों की संख्या की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 4102 हैं। नीचे चलते हैं। इन रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड, विधिमान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा CBT 1 से अधिक पालियों दिवसों में कराई जाएगी। विभिन्न शिफ्टों के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के पश्चात नॉर्मलाइजेशन मेथड एज पर एंश्योर फर्स्ट CBT के प्रथम व द्वितीय भाग में श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा। उक्त पदों पर यहाँ पर देखिए साथियों, यह राजस्थान की तरह नहीं है कि जैसे LDC के नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ बताया नहीं गया था प्रोसेस की, कौन सा प्रोसेस अपनाया जाएगा नॉर्मलाइजेशन के लिए, तो इस तरह से। लेकिन यहाँ पे पहले स्पष्ट कर दिया है कि जो एंश्योर फर्स्ट के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड यहाँ पर लागू होता है, जो बताया गया है उसके अनुसार यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा। यदि परीक्षा एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगी, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे तो परीक्षा एक से ज़्यादा शिफ्ट में आयोजित की जाएगी और एक से ज़्यादा शिफ्ट में यदि परीक्षा आयोजित की जाएगी तो फिर नॉर्मलाइजेशन लगेगा। और नॉर्मलाइजेशन का मेथड इन्होंने अपने एंश्योर फर्स्ट में यहाँ पर पहले ऑलरेडी डिफाइन करा हुआ है, जबकि राजस्थान LDC में ऐसा नहीं देखने को मिला था। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के लिए अलग से कोई नोटिफिकेशन तो जारी हुआ नहीं, बाद बाकी बोर्ड ने कहा था कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ था नहीं। और अभी ऐसा कुछ सामने भी नहीं आया कि राजस्थान में LDC जो भर्ती परीक्षा थी 12,500 पोस्ट के आसपास, उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगी हुई है। नीचे ले चलते हैं आपको। उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। तो मतलब साथियों, यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि यदि आप जैसे कि किसी भी राज्य के हैं और वहाँ पर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आप अपने राज्य में ही रिजर्वेशन के लिए दावेदारी पेश कर सकते हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश में यदि कोई एग्जाम फॉर्म फिल कर रहा है बिहार का, राजस्थान का, बंगाल का, उड़ीसा का, तो वो वहाँ पर चाहे वो ST हो, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, वो वहाँ पर आवेदन करने पर जब वो दावेदारी वहाँ पर रिजर्वेशन के लिए पेश नहीं कर सकता है, वहाँ उसका आरक्षण नहीं मिलेगा। वहाँ केवल वो जो सामान्य वर्ग की रिक्तियाँ हैं, जैसे 2052 है यहाँ पर, तो इन 2052 पर ही अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। नीचे देख लीजिए साथियों, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। केंद्र राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अर्ह नहीं है।
केंद्र राज्य सरकार, किसी भी राज्य सरकार या किसी केंद्र सरकार मतलब केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्य सरकार मतलब कोई सी भी राज्य की सरकार, कोई सा भी राज्य उसकी सरकार के द्वारा वहाँ पे यदि कोई व्यक्ति को अपात्र घोषित कर दिया जाता है या फिर उसको निष्कासित किया गया हो तो वो यहाँ पर फॉर्म नहीं लगा सकता है। वेतनमान यहाँ पर बताया गया है। बात कर लेते हैं वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 में आती है ये पोस्ट, और वेतनमान यहाँ पर 27,200 से 86,100 एवं अन्य भत्ते कॉर्पोरेशन में लागू नियमानुसार देय होंगे। अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर साफ स्पष्ट तौर पर लिख दिया है, मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल परीक्षा, हाई स्कूल देख लीजिएगा साथियों। विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र NCVT या SCVT का होना आवश्यक है। मतलब वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, इलेक्ट्रिकल, ये आप देख सकते हैं। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, छोटा मोटा थोड़ा बहुत भी कुछ भी हो, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर आपका कोई मतलब ये सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है कंप्यूटर के लिए, जैसे राजस्थान में अब या अन्य राज्यों में भी अब भर्ती परीक्षाओं में प्रत्येक में कंप्यूटर की योग्यताओं को मानक रूप से लागू कर दिया गया है। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं की गई है कंप्यूटर के लिए। बेसिक स्किल टेस्ट, तो साथियों यहाँ पे स्किल टेस्ट और होगा आपका, मतलब तो बता देते हैं। देखिए यहाँ स्पष्ट किया हुआ है, स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तकनीशियन लाइन के पद के आवश्यक कार्य यथा पोल सीढ़ी पर चढ़कर लाइन एवं वितरण परिवर्तकों के अनुरक्षण का कार्य इत्यादि संबंधित टेस्ट जिसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य। मतलब कि जो स्किल टेस्ट होगा आपका, जैसे आपको सीढ़ी लगा करके पोल पे चढ़ना, वहाँ से थोड़ा सी भी कोई खराबी आपको पहले करके दे देंगे, फिर कहेंगे भाई इसको सुधार क्या हो, इस तरह से आपको वहाँ पे थोड़ा ठीक करना, इस तरह के काम को वो चेक करके देखेंगे कि आप यथासंभव अच्छे ढंग से और तुरंत प्रभाव से कर पाते हैं नहीं कर पाते। ये देखिए, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तकनीशियन लाइन प्रशिक्षु के पद पर की जाएगी। ये देखिए साफ लिख दिया है यहाँ पर, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तकनीशियन लाइन प्रशिक्षु के पद पर की जाएगी। नियुक्ति के पश्चात 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं प्रशिक्षण उपरांत मूल्यांकन करने के बाद सफल अभ्यर्थियों को तकनीशियन लाइन के पद पर नियमित किया जाएगा। नियमित किए जाने की दशा में प्रशिक्षण की अवधि को भी सेवा काल में सम्मिलित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं साथियों, जैसे कि आपके प्रमोशन वगैरह सब में 1 साल का जो आपकी ये रहेगा, मतलब जैसे राजस्थान में 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहता है, इस तरह से यहाँ पर 1 साल का आपको यहाँ पर एक नियमित अवधि आपकी 1 साल रखी गई है यहाँ पर, कि आपको 1 साल के अंदर लास्ट में 1 साल पूरा होने पर आपको नियमित किया जाएगा मूल्यांकन करने के पश्चात। आयु की बात कर लेते हैं यहाँ पर 1/1/2019 को आपकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु में यहाँ पे छूट वगैरह बताई गई है, और यदि आप जैसे आयु की छूट वगैरह लेते हैं तो केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही लागू है, बाद बाकी औरों के लिए लागू नहीं है। आरक्षण का लाभ भी यहाँ पर केवल उत्तर प्रदेश वालों के लिए लागू है। ये देखिए बात दोस्तों, हमें फीस की बात कर लेते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। मतलब उत्तर प्रदेश के यदि अनुसूचित जाति जनजाति के यदि कोई कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 700 और अन्य समस्त श्रेणी के लिए 1000। मतलब फिर वो अन्य समस्त श्रेणी का मतलब हो जाता है चाहे वो उत्तर प्रदेश का ही OBC वर्ग हो या फिर अन्य राज्यों का कोई सभी अन्य अपने अपने राज्यों में चाहे रिजर्वेशन ले रहे हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन सभी के लिए 1000 फीस यहाँ पर रखी गई है। आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान माध्यम से जमा करवा सकते हैं। मतलब आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। नीचे चलते हैं और इसके बाद में जो जमा कराने की वेबसाइट है वो क्या है वो बता देते हैं, www.uppcl.org। तो साथियों आप देख सकते हैं। और बैंक चार्जेस अभ्यर्थी द्वारा अलग से दिए होंगे, मतलब वो इसमें शामिल नहीं है। जैसे 1000 रुपये का आप जैसे सपोज कीजिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक चालान करते हैं, बैंक चालान के माध्यम से भुगतान करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा आपका। आवेदन शुल्क के मद में जमा की गई धनराशि अप्रतिदेय नॉन रिफंडेबल। आपने एक बार अगर फीस का भुगतान कर दिया है तो आपको नॉन रिफंडेबल है, आपको फीस वापस रिफंड नहीं की जाएगी। नीचे चलते हैं। अर्हता और अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण के लिए यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने पर लिखित परीक्षा में स्थायी रूप से सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा। विज्ञापित पद के अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अर्हता योग्यता प्रमाण पत्र, अंक, जाति प्रमाण पत्र ये इस प्रकार आप देख सकते हैं 31/3/2018 के बाद का जारी होना आवश्यक है। मतलब यहाँ पे आपको जो वहाँ उत्तर प्रदेश के हैं निवासी हैं उनको तो यहाँ पर 31/3/2018 के बाद के समस्त प्रमाण पत्र होने चाहिए, जैसे जाति हुआ और जो भी वो यहाँ पर मांग रहे हैं, जैसे कोई भी योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र जो भी है, इस प्रकार के निवास प्रमाण पत्र 31/3/2018 के बाद होना चाहिए। लेकिन अन्य राज्यों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है इनको लागू कर वो लेकर जाने से प्रस्तुत करने का, क्योंकि वो वहाँ पे वैलिड ही नहीं है, वो तो जनरल में एज ए जनरल कंसिडर किए जाएंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा के प्रथम भाग में सफल घोषित अभ्यर्थियों की सूची में से परीक्षा के द्वितीय भाग में प्राप्त
अंकों की श्रेष्ठता अनुसार रिक्तियों के 2 गुने न्यूनतम शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि आपके जैसे ये अभी विज्ञप्तियाँ यहाँ पर 4092 के आसपास है, तो आपको यहाँ पर लगभग स्किल टेस्ट के लिए लगभग 8,100 और आपके बात कर लेते हैं 84 के आसपास कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। मतलब लगभग और लगभग ज़्यादा भी अगर समान अंक वालों को भी जोड़ लेते हैं इसमें कि भाई लास्ट में अंत में कोई समान अंक वाले एक से अधिक विद्यार्थी मिल जाए, लगभग 8,500 प्रतिभागियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। नीचे चलते हैं और फिर इसमें कहा न्यूनतम 1.25 गुने अभ्यर्थियों को अभिलेख हो जांच हेतु। तो उसके पश्चात जब आप जैसे स्किल टेस्ट आपका पूरा हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए 8,000 में से 7,000 ने स्किल टेस्ट कर लिया, तो क्या होगा कि उसमें फिर आपके विज्ञप्तियों का 1.25 गुना 1.25 गुना आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं नीचे, ये आपके प्रमाण पत्र वगैरह के यहाँ बताया। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पर चयन प्रक्रिया के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। देख सकते हैं आप, प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में NIE-LIT के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ इस प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त होगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अहर न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। साथ ही स्पष्ट तौर पर यहाँ पर उल्लेख कर दिया है कि आपको कम से कम CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए जो NIE-LIT के द्वारा मतलब यहाँ पर वैधानिक रूप से लागू किया गया है उसमें। और आपको यहाँ बता दिया गया है कि आपके 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, 50 नंबर का मैक्सिमम पेपर होगा जिसमें आपको कम से कम 20 क्वेश्चन सही करने हैं। और यदि आप नेगेटिव मार्किंग करके आते हैं, मतलब आप गलत करके आते हैं, तो आपके यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया है। और यदि आप इसमें कम से कम 50 नंबर के पेपर में 20 नंबर नहीं लाते हैं तो फिर आपका जो द्वितीय फेज का पेपर है वो चेक ही नहीं किया जाएगा, फिर चाहे उसमें टॉप कर रहे हो। यहाँ पर ये स्पष्ट तौर पर इन्होंने बता दिया, तो कंप्यूटर की तैयारी भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। नीचे चलते हैं। द्वितीय भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का पत्र होगा जिसके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो द्वितीय फेज का पेपर होगा, ये पेपर में लिखा है सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान 20 प्रश्न 20 नंबर के, सामान्य हिंदी हाई स्कूल सामान्य स्तर 15 प्रश्न 15 नंबर के, सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल सामान्य स्तर 15 प्रश्न 15 नंबर के, और तकनीकी विषय ज्ञान 150 प्रश्न 150 नंबर के। तो इस प्रकार 200 नंबर के 200 प्रश्न आएंगे। और यहाँ पर आपको ये आप देख सकते हैं साथियों, तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि ये आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 150 प्रश्न आपके तकनीकी विषय ज्ञान होगा। तकनीकी विषय मतलब आप लाइनमैन हैं या फिर आप इलेक्ट्रिकल से हैं या फिर किसी से जो भी आपका तकनीकी विषय के तो वो आपने चूज किया उसके हिसाब से आपके वहाँ पे प्रश्न आएंगे। चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक में से कम अंक प्राप्त करेंगे वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 67 अंक तो आपको कम से कम लाना ही है। अब 67 अंक से ऊपर आप जितना लाएं वो लाएं, क्योंकि देखिए फिर ऊपर से मेरिट चलेगी। अगर सपोज कीजिए आपके 67 से कम चाहे आपके 66.99 भी रह जाते हैं तो फिर आपको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अब वो मेरिट पर डिसाइड करेगा कि मेरिट 67 नंबर तक आएगी या मेरिट 90 पे रुक जाए। अब आपके आ रहे हैं 67 नंबर तो फिर भी आपका कुछ नहीं होगा कि मेरिट जब 90 पे रुक गई, 8,000 कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए जाएंगे सेकंड फेज के लिए स्किल टेस्ट के लिए, अब तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए जितने ज़्यादा नंबर ला सकें उतने ज़्यादा नंबर लाइए, कम से कम तो 67 लाने ही है, क्वालिफाइंग आप जब माने जाएंगे। और फर्स्ट पेपर में आपके यहाँ पे बता टोटल तो 67 नंबर लाने हैं, और फर्स्ट पेपर में यहाँ पे कम से कम आपको जो कंप्यूटर वाला है उसमें 20 नंबर लाने हैं, नहीं तो फिर आपका सेकंड चेक ही नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं परीक्षा स्थान यहाँ पर बताए गए हैं। लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और कानपुर शहरों में होगी। और मतलब विशेष परिस्थितियों में स्थानों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे प्रवेश पत्र का यहाँ पर बताया गया है कि इस वही UPPCL.org पर यहाँ पर एडमिट कार्ड निकलेंगे, कोई प्रेषित नहीं किए जाएंगे। और यहाँ पर बताया पारदर्शिता के लिए प्रश्न पत्र का सही हल परीक्षा की समाप्ति से 2 दिन के अंदर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अपलोड की तिथि 3 दिन तक समय साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने हेतु किया जाएगा। अभ्यर्थियों को वेबसाइट रेस्पॉन्स शीट
अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से डाउनलोड करना होगा। ये आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। निर्धारित अवधि के पश्चात संबंधित आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाए। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको आपकी जो आप यहाँ पे रेस्पॉन्स शीट मतलब कि जो आप OMR फिल करके आएंगे वो आपको ऑनलाइन अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा और आप वहाँ पे जाके अपनी रेस्पॉन्स शीट देख सकते हैं और अपने जो भी प्रश्न पत्र के हिसाब से जो भी वो आंसर शीट जारी करेंगे प्रत्येक कोड के हिसाब से वो आप देख सकते हैं। इस प्रकार आपको जिस प्रकार ग्रुप डी में आपने चेक किया था उसी प्रकार यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेगा सिस्टम। तो मतलब पारदर्शिता पूरी बरती जाएगी। नीचे ले चलते हैं। और यदि कोई भी रिट वगैरह दायर करनी होगी तो उसके लिए यदि आपको कोई भी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कुछ गलती हो जाती है, कुछ भी आपको लगता है कि आपका चयन होना था नहीं हुआ, तो फिर उसके लिए न्याय क्षेत्र लखनऊ रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि की बात कर लेते हैं। 1/4/2019 से 30/4/2019 और यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन शुल्क जमा कराने की तिथि 2/4/2019 से 1/5/2019 रखी गई है और परीक्षा की संभावित अवधियां बताई गई है मई 2019 के द्वितीय सप्ताह में। तो साथियों आप देख सकते हैं मई 2019 के द्वितीय सप्ताह में यहाँ पर ये परीक्षा आयोजित कर दी जाएगी। तो इस प्रकार देखिए सचिव विद्युत सेवा आयोग यहाँ पर हस्ताक्षर वगैरह हैं। अब एनेक्सर फर्स्ट में आपको बता देते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड था वो देखिए यहाँ पर दिया गया है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये नॉर्मलाइजेशन कैसे लगेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है उसके अनुसार यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का पूरा मेथड लगेगा, पूरा यहाँ पर बताया गया, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों आप देख पा रहे होंगे कि 1 अप्रैल 2019 से इसके फॉर्म शुरू हैं और 30 अप्रैल 2019 इसके अंतिम तिथि है। और जो इसके शुल्क जमा कराने की 2 अप्रैल 2019 से 1 मई 2019 तक रखी गई है और मई के दूसरे सप्ताह में यहाँ पे परीक्षा की तिथि बताई गई है। तो इस प्रकार साथियों धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो और अपडेट पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नई नई वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशंस और अपडेट्स इसी प्रकार मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। और साथियों यदि ये जानकारी और ये वीडियो और ये अपडेट आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागियों तक ये वीडियो और अपडेट पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी इस अपडेट से मुखातिब हो सके। तो धन्यवाद साथियों। आपका ये छोटा सा प्रयास लगभग 1 मिनट से भी कम समय लेगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन प्रेस करने का और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करने का। साथियों ये जो आपका 1 मिनट से भी कम समय लेगा ये प्रयास हमें बेहतर से और बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करेगा और हमारे मनोबल में हजारों गुना वृद्धि करेगा। तो धन्यवाद साथियों। एक नई वीडियो, नई अपडेट और नई ऊर्जा के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।